अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेशन है सो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है रेशो। ठीक है, रेशो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, बिलफर्ज एग्जांपल है कि जैसे दो स्कूल हों, तो आपसे पूछे इसका रेशो क्या है। यानी आपको पता हो, या चारबाग के स्कूल में 500 बच्चे हैं और एक रशीदा में स्कूल है, उसमें 1000 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करोगे तो उसमें 500 और 1000। ठीक है, और रेशो को लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे दो डॉट डालते हैं। ठीक है, बीच में ये सही है, इस तरह से 500 और 1000। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? ये दोनों जो है ना एक ही टेबल में है। ठीक है, एक ही टेबल से मल्टीप्लाई हो, तो ये 500 1 जार 500, 500 2 जार 200, तो 1 और 2 का रेशो बना। ठीक है, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है हमें, और वो कह रहे हैं कि द रेशो बिटवीन 9 kg और 18 kg क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, इसको ये केजी में है और ये ग्राम में है, इन दोनों का सेम होना लाजमी है। यानी या दोनों केजी में हो या दोनों ग्राम में हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल है, 10 लीटर दूध है और ये 5 लीटर दूध है, दोनों लीटर में है, तो आसानी से हम कैसे कैसे करें 10 और 5। अब देखो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे? 5 के टेबल में 10 आता है, 5 अंदर 5, 5 टू द 10, तो 2 1 आ गया। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई नहीं होता, यानी अगर यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे 10 होता, क्योंकि 7 के टेबल में 10 नहीं आता और किसी और टेबल में ऐसा नहीं है कि जिसमें 7 भी आए और 10 भी आए, तो इस चीज़ को वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जैसे ये। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। इस केजी को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। वो कैसे होता है? हमें पता है कि 1 ग्राम दैट इज़ इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम कैसे करेंगे? अब 9 kg है ना, 9 kg को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1 kg। ठीक है, इसका फ़र्क नहीं है। तो 1 kg कितना 1 kg कितना है हमारे पास? 1000 ग्राम। तो 9 kg को मैं क्या लिखूँगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 1000, 18 ग्राम। ठीक है, और ये हो गया 9000 और 18 ग्राम। ठीक है, अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा नंबर है। कोशिश करो दोनों ऐसे टेबल से सॉल्व करो जो दोनों एक ही टेबल में है। ठीक है, जैसे 2 के टेबल में करो, क्योंकि 2 का ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो आराम से हो जाएगा। 2 9 जार 18 और 2 1 जार 2, 2 5 जार 6, 2 7 जार 8। देखो 2 4 जार 8 होता है ना, तो 2 4 जार 8 और ये 10, 2 5 जार 10 हो गया। ठीक है, अब 9 के टेबल में आता है क्या कुछ? 45 आता है। 9 1 जार 9, 9 5 जार 45। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक आंसर है 500 और 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, 500 और उसका 1 का आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, बस सिंप्लीफाई करना है, दोनों एक ही टेबल में ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास का आंसर है। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 है, प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन जैसे रेशो दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है, तो प्रोपोर्शन होता है दो रेशोज़ के दरमियान कंपैरिजन। जैसे एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, उसके दरमियान हम डबल लाते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन को कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल टू के इक्वल होता है, यानी इसको ऐसे ही लिखते हैं, इक्वल टू के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अब ये है, अब क्वेश्चन ये है x/5 प्रोपोर्शन है, फिर 9/11.25। ये कह रहे हैं हमें s की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और आपको पता होगा जो रेशो होता है ना, ऐसे रेशो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a/b जो है किस ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ऐसे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये x है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, x/5। ये मैंने अभी बताया था, ये इक्वल टू के लिख देंगे। ठीक है, और ये 9 है और ये अपॉन 11.25। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, हमें x निकालना है, x ऑलरेडी यहाँ पे अकेला है। ठीक है, तो इस 5 को क्या करेंगे? नीचे है, इक्वल टू के बाद ये यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई होके, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 11.25। ठीक है, तो s का आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब सॉल्व करने के बाद 4 आंसर आएगा। ठीक है, मैंने अभी ये सॉल्व किया है। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 11.25, इसको सिंप्लीफाई किया सिर्फ। ठीक है,
तो इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन सॉल्व करना। अभी पार्ट 3 है ज़कात। ज़कात को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि भाई मतलब लाख रुपए हैं तो उसमें ज़कात कितना होगा, ठीक है। हमें पता है ज़कात 2.5 होता है, यानी 2.5%। किसका? 100 का, ठीक है, 100%, ठीक है। परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। यानी अब ये 1000 है, 1000 का 100% कितना होगा? नहीं, लाख है तो इसका 100% कितना होगा? लाख होगा। लेकिन इसका अब क्या करना है? 2.5% निकालना है। तो कैसा है उसका फार्मूला क्या है? 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय लाख का, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका आसान तरीका क्या है? इस ज़ीरो को एक ज़ीरो का खर्चा, एक ज़ीरो ये भी है, इसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब ये 2.5 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? 2500, ठीक है। कैलकुलेटर में कर देना, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये 3 भी हो गया और 4 है। अच्छा, 4 कह रहे हैं कि मार्क प्राइस जो है, यानी जो चीज़ है उसकी असल कीमत कितनी है? 330 है। और सेलिंग प्राइस यानी अब उसको बेच रहा है 297, 297 डिस्काउंट, क्योंकि पहले देखो 330 रुपये था, अब 297, मतलब कम हो गया है, तकरीबन 33 रुपये कम हो गया है, ठीक है। हमें पता है 33 रुपये कम हो गया। कैसे निकालेंगे? मतलब 330 से माइनस करो 297, क्या आंसर आएगा? 33, ठीक है। ये तो हमें पता है, ठीक है, 33 आएगा। लेकिन उसने आपसे परसेंटेज मांगा है, ठीक है। अब परसेंटेज में हम उसको आंसर देंगे, ठीक है। ये तो वैसे आसान है। इसका परसेंटेज में आंसर कैसे देते हैं? इसका एक फार्मूला है डिस्काउंट, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लो, मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, यानी ये माइनस है, ठीक है। पहले मार्क प्राइस करो, सेलिंग प्राइस को माइनस करो इससे, और फिर डिवाइड करो उसी मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कैसे? 330 माइनस 297 डिवाइडेड बाय, यही प्राइस लिखेंगे, ठीक है, 330, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 10%, ठीक है। ये उसका सही आंसर है, ठीक है। इस तरह से हम उसका परसेंटेज करते हैं और डिस्काउंट मालूम करते हैं। ये फार्मूला याद कर लो, ठीक है, डिस्काउंट फार्मूला। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन वो बहुत मुश्किल है फिर, ठीक है। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में उन्होंने कहा कि भाई हम आमतौर पे जो चीज़ें मतलब कार्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक कार्ड। याद रखो ये सारे हमारे पास बैंक कार्ड ही होते हैं, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है। उसने स्पेसिफिकली पूछा है तो उसका आंसर आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है, ये तीनों हम पैसों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क, थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसको याद रखो, ठीक है। एटीएम कार्ड जो है ना, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई अगर हम नेट से कोई चीज़ मंगवाए ना, कोई चीज़ हो नेट पे, अगर हम कहें अरे हमें चाहिए और उसको पेमेंट करें, तो वहाँ पे नहीं होगा, वो कहेगा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एटीएम मशीनों में यूज़ होता है पैसे निकालने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। कोई चीज़ बाहर से मंगवानी और पैसे देना नहीं हो। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ हो सकता है। अब इन सब में फ़र्क क्या है इन दोनों में? क्रेडिट कार्ड वो होता है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मतलब जेब में, या आप कहीं जा गए तो बैंक वालों को बोलो वो आपको क्रेडिट कार्ड में क्या करेगा, कुछ पैसे देगा, कुछ लिमिट देगा, उसमें आपको पैसे देगा, यानी आप उधार ले सकते हो क्रेडिट कार्ड में। और डेबिट कार्ड में आप उधार नहीं ले सकते, जितना आपका अपना बैंक अकाउंट में पैसे होंगे उतने ही रहेंगे, ठीक है। यानी क्रेडिट कार्ड में आप उधार ले सकते हो, डेबिट कार्ड में आप नहीं ले सकते। ये दोनों आप शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन एटीएम कार्ड नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और नॉर्मली हम आमतौर जो यूज़ करते हैं वो डेबिट कार्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होगा 5 और ठीक है, अभी शायद मैंने 6 नहीं लिखा हुआ है, मैं देख लूँगा, लेकिन अच्छा ये 7 है, ठीक है। अब 7 करते हैं, लेकिन 7 देखो बहुत आसान है, लेकिन से पहले आप कुछ रूल्स याद कर लो एक्सपोनेंट को, ठीक है। इस पावर को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, ठीक है। मैंने यहाँ नीचे भी लिखा हुआ एक्सपोनेंट,
ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं याद रखना। यानी ये एक्स ना, एक्स कोई भी नंबर है, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 आ सकता है, मैं इससे इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। एक्स इसके ऊपर कोई भी पावर है, यानी पावर ए है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर अब एक्स है, इसके पावर माइनस ए है, माइनस ए का मतलब होगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 1/s की पावर ए, नीचे आकर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यूँ आके, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यही अगर ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से, जैसे कि देखो ये x है, ये पावर a है, डिवाइडेड बाय ये y कोई नंबर है, इसका पावर b है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये x की पावर है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और y क्या होगा, फ़र्क कहाँ पर आएगा, इसका पावर पे फ़र्क आएगा, पावर क्या होगा, -b हो जाएगा। सिर्फ पावर पे फ़र्क आता है ऊपर नीचे करने से, ठीक है। नंबर वो सेम रहते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, प्लस वस नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक बात याद रखो। दूसरी बात ये याद रखो, मतलब इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है ना हमारे पास बेस है, इसके ऊपर जो कुछ भी नंबर होता है ना उसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेस है, 2 भी बेस है, इसको भी हम बेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेस है, ये एक्स बेस है, इसकी पावर है ए, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी और नंबर से, ये भी एक बेस है, और इसकी पावर है b, ठीक है, या एक्सपोनेंट। अगर दोनों बेस सेम हो, यानी जैसे x और x है, तो इन दोनों क्या होगा, पावर क्या होंगी, आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अगर बेस डिफरेंट हो, जैसे x मल्टीप्लाई बाय y, यहाँ पे a पावर है, यानी यहाँ पे a पावर है, यहाँ पे b पावर है, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकती, ये a और b रहेंगी, ठीक है, प्लस नहीं हो सकती, ये प्लस हो जाती हैं जब बेसिस आपस में सेम हो, ठीक है, प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आप किसको कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था, ऊपर से नीचे आएंगे, ये 2 की पावर -3 है, तो -6 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, और जब 2 नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं, यानी माइनस को नीचे लाते हैं सिंप्लीफाई, और -6 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि वो नंबर इतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है अपनी नंबर से, 2 2 2 2 2 4 4 2 8 8, और इसका आंसर आएगा मेरे पास सिंपली 2 3 6 2 4 8 2 3 6 2 4 8, ठीक है, ये हो जाए। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जैसे अगर 4 की पावर 2 है, या 4 की पावर एक्सपोनेंट 2 है, इसका मतलब क्या होगा, 4 आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 16, इसको हम कहते हैं पावर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, बेस इन कॉमन लोगरिथम। हमारे पास लोगरिथम होता है ना, लोगरिथम आमतौर पे उसका हम यहाँ पे बेस होता है, ठीक है, बेस, और यहाँ पे जो इक्वल टू के बाद आता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कोई नंबर हो, जैसे 5 की पावर 2 इक्वस टू क्या होगा, 5 की पावर 2 मतलब 5 5 25, ठीक है। इसी को हम अगर लोगरिथम फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, ये रहा बेस b, बेस ये रहा, इसका बेस क्या है 5, पावर क्या है इसकी 2, एक्सपोनेंट यहाँ पे इक्वल्स टू, और x क्या है 25। यानी लोगरिथम भी हमारे पास इस तरह से, यानी बड़े नंबरों को शो करने का एक तरीका है, लेकिन जो कॉमन लोगरिथम होता है ना उसका बेस हमेशा क्या होता है, 10 होता है, हमेशा आमतौर पर 10 होता है, ठीक है, उसका हमेशा 10 ही होता है, याद रखो इस बात को, ठीक है। यहाँ पर तो ये मैंने सिर्फ एक सवाल दिखाया एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ नॉर्मली जो बेस होता है हमारे पास आमतौर पे लोगरिथम का वो 10 होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन 10 है, कह रहे हैं द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1 1 -1 1, ठीक है। ये कोई सीक्वेंस है जो आगे चलती जा रही है, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट है, ठीक है, इसके 3 डॉट मतलब अगर नंबर जा रहा है, पहले -1 फिर 1 -1 ठीक है। वो कह रहे हैं इसका एक जनरल टर्म बना दो, जनरल टर्म मतलब होता है इसका एक ऐसा नंबर बना दो ताकि उसमें हम जब n की जगह वैल्यू पुट करें तो हमारे पास यही आंसर आए। क्या मतलब, जैसे इसका कोई फार्मूला बना दो, यानी ऐसा फार्मूला बना दो उसमें हम वैल्यू पुट करें और हमारे पास यही आंसर आए, ठीक है। जैसे एक पहला ये है, ठीक है, इसका आसान तरीका है कि जो आपके पास आंसर हो ना उसी में देखते रहो, ठीक है। जैसे एक ये है कि -1 n + 1 है, ठीक है।
अब n की जगह 0 पुट करो, क्या होगा, -1 0 + 1, और -1 की पावर 1 अगर वो है तो क्या होगा, ये -1 ही रहेगा, ठीक है। और अगर इसकी जगह मैं 2 पुट करता हूँ, n की जगह 1 पुट करता हूँ, 1 + 1 क्या होगा, -1 1 + 1 2, 2 का मतलब क्या है, अच्छा अगर पावर ऑड है, ऑड मतलब होता है 1, ठीक है। और अगर पावर इवन हो, तो अगर पावर इवन हो अगर कोई माइनस साइन होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर पावर ऑड हो अंदर माइनस साइन हो जाता है वो माइनस ही रहता है, कि मतलब ये है कि -2 की पावर स्क्वायर है, ये इवन पावर है। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8, इसको हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, -2 × -2, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाता है और माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अगर यही नंबर अगर ऑड हो यानी क्यूब हो तो क्या होगा, -2 × -2 × -2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 रहेगा। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा, यानी माइनस मल्टीप्लाई होकर आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये होगा। अब ये स्क्वायर का -1 का स्क्वायर क्या होता है, ये अब ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 पुट किया तो -1 आया, 1 पुट किया तो 1 आया, यानी देखो पहले 2 चीज़ें साबित हो गई। अब 3 पुट करो, नहीं 2 पुट करोगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब ये ऑड हो गया, तो ऑड में क्योंकि ये 1 है ना, 1 कितनी दफ़ा अपने नंबर से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, यानी अगर 1 की पावर तुम लाख भी कर दो ना, तो 1000 भी कर दो तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को अपनी तरफ से अपने आप से कितने भी दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 1 1 जार 1 1 1 जार 1 1 1 जार 1 करते रहो तो 1 ही आता है, ठीक है। इससे ये आंसर 1 ही आएगा। अब सिर्फ साइन का फ़र्क आता है, अब पावर ऑड हो तो ये माइनस साइन आएगा, पावर इवन हो तो ये अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1 -1 1 -1, देखो 1 -1 1 -1 यही आ रहा है इस फार्मूले जो मैं पुट कर रहा हूँ, यानी ये वाला फार्मूला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसमें तुम 0 पुट करो, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी के पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, किसी का भी पावर, ठीक है, याद रखना, कोई भी नंबर हो, यानी अगर लाख का नंबर हो ना, इसके पावर 0 हो तो इसका आंसर क्या 0 होगा, ठीक है, इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब 1 पुट करो, 2 1 ज़ा 2, तो 2 हो जाएगा, और ये अभी इवन है तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पहले 1 आ रहा है फिर भी 1 आ रहा है, यानी पहले -1 है 1 है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये दाल भाई ये n है, और ये भी इसको नहीं कर रहा, यही कर रहा है इसको, सही है। अच्छा, ये सीक्वेंस किसको कहते हैं, याद रखो, सीक्वेंस कहते हैं किसी भी नंबर को जो किसी सीक्वेंस के साथ जा रहा हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यह है 4 है, 6 है, 8 10 12 और जा रहा है। ये सीक्वेंस क्या है, इसके बीच में फ़र्क है 2 का, 2 छोड़ यानी 2 का फ़र्क है, 2 2, यानी पहले 4 6 8 10 11। इस तरह से कोई ऐसे नंबर हो जैसे 7 14 21 28 जैसे, ठीक है। तो इसके बीच में कितना फ़र्क है, ये 7 14 21 28, ये एक सीक्वेंस है, यानी नंबर है, सीक्वेंस के साथ यानी तरतीब के साथ जा रहा है, उसके बीच में फ़र्क कितना है, 7 7 का फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क कैसे मालूम करते हैं, इसको इससे माइनस करो, 14 - 7 क्या आएगा, 7 आएगा, तो इसके बीच में फ़र्क कितना है, 7 7 का, ठीक है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस, अभी इसकी सीक्वेंस नहीं बताई, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक ए दिया हुआ है, फिर डी दिया है, ये क्या होता है, ठीक है, इसको पहले समझो। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है सीक्वेंस की, जनरल फॉर्म सीक्वेंस की क्या होती है, पहले ए आता है, फिर A+D, फिर A+2D, फिर A+3D, ठीक है। कैसे, ए हमारे पास होता है हमेशा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 7 है, सेकंड टर्म क्या है, 14 है, 21 है, 28 है, ठीक है। अब 7 - 14 कितना हो, 7 हो गया, 7 हमारे पास क्या है, ये डिफरेंस है, ये डी होता है, ठीक है, डी है। इस पहले में 7 प्लस करो 14, 14 में +7 करो 21, 21 पे +7 करो 28, ठीक है। इस तरह से हम जो क्या करते हैं,
हमारा सीक्वेंस बनता है, ठीक है। अच्छा, अब एक नंबर उसने दिया हुआ है, हमें दिया ए हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट टर्म होता है। डी हमारे पास डिफरेंट बिटवीन द टर्म होता है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। और हमें कह रहे हैं फिफ्थ टर्म मालूम करो। यहाँ पे हमें सीक्वेंस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये मुश्किल नहीं, आसान है। आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। यह अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। ए एन का मतलब क्या होता है, वो फिफ्थ टर्म कौन सा। ए में जगह लिखो क्या है, ए हमारे पास क्या है, 2 है, ए हमारे पास 2 है। एन क्या है, 5 है। 5 कैसे पता चला, एन फिफ्थ टर्म, ये हमारा 5 है। एन मतलब ये मतलब टर्म, ये nth टर्म, ठीक है। यानी ये यहाँ पे एन क्या है, nth टर्म, तो यहाँ में से क्या दिया, फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे एन की जगह क्या आएगा, फिफ्थ। ऐसे ए 5 इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म, ये होगा 2 5 माइनस 1 एन माइनस 1। डी कितना है, डी हमारे पास 3 है, ठीक है। 5 माइनस 1 4, 4 3 जार 12, 12 प्लस 2 14, ठीक है। हमारे पास जो फिफ्थ टर्म होगा वो 14 होगा, ठीक है। अब सीक्वेंस बनाता हूँ, ठीक है। पहला टर्म क्या है हमारे पास, 2 है। अब इसके आगे कैसे लिखूँगा, मेरे पास डी है 3, तो 2 में 3 प्लस करो क्या होगा, 5, 5 में 3 प्लस करो 8, 8 में 3 प्लस करो 11, 11 में 3 प्लस करो 14, 14 में प्लस 3 करो 17। अब देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है 14, और मेरा आंसर भी 14 ही आया। ये हमारा सी आंसर है, ठीक है। ये होता है सीक्वेंस। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि इसमें आते हैं, पहला आता है यूनियन, और इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है मुत्तहिद, और इंटरसेक्शन मतलब एक जैसे, ठीक है। मुत्तहिद मतलब दो चीज़ों के दरमियान मुत्तहिद, ठीक है। अब ए है, इसके अंदर कोई नंबर है 1 2 3, और बी है, इसके नंबर कोई नंबर है 2 4 6, ठीक है। अब आपसे कोई कहे ए यूनियन बी निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, या अच्छा इस तरह के ब्रैकेट में हम लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। किसी और ब्रैकेट में नहीं लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल, ठीक है। ए यूनियन बी यू है, ठीक है। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा, तो यह यूनियन यू है। कैसे लिखेंगे, मुत्तहिद कर दो, दोनों के एक जैसे कर दो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ज़रूरत नहीं है 2 दफ़ा लिखने की, एक ही दफ़ा लिखो। पहला नंबर क्या है 1, दूसरा क्या है 2, तीसरा क्या है 3, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, देखो उसमें 4 है, हाँ 4 है। 4 के बाद क्या आता है 5, लेकिन इसमें 5 नहीं, मैं नहीं लिखूँगा। 5 के बाद क्या आता है 6। अब देखो उससे ज़्यादा कोई नंबर है नहीं है, तो यही मेरा आंसर होगा, ए यूनियन बी। अब आपसे कहें ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ए और बी में जो कॉमन होते हैं, दोनों में कॉमन यानी एक जैसे हों, इन दोनों में कॉमन 1 तो नहीं है, 2 है, सिर्फ 2 ही मेरे पास है, ठीक है। इसको तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मेरे पास 2 होगा, ठीक है, सही है। अच्छा, ये 2 होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नल सेट। अच्छा, इसका मतलब होता है खाली सेट, या नल सेट कहते हैं इसको, इम्पिटी सेट भी कहते हैं। नल मतलब खाली, इम्पिटी मतलब खाली, वो सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है, यानी कोई भी आंसर ना हो। बिलफल अगर यहाँ पे 2 ना होता, यहाँ पे कुछ 5 होता और कुछ और नंबर होता, तो फिर हमारा आंसर क्या आता, नल सेट आता। जैसे मैं अभी जल्दी से एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3, और बी है मेरे पास 5 6, ठीक है, 2 नंबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, आंसर क्या आएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या था, दोनों जो सेम हो, इसमें यानी ए और बी में दोनों सेम हो, सेम नंबर है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है यहाँ पे 3 नहीं है, 5, ठीक है। तो क्या करेंगे,
खाली लिख देंगे, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है। इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, जो नंबर होते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये नल सेट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू नल सेट, यानी एक ए सेट है, कोई ए बी सेट है, दो कोई सेट है, उसने सेट नहीं दिया, आप ऐसे कर सकते हो, ए दिया और बी दिया है, उसका आप यूनियन निकालो, उसका अगर आंसर आपके पास नल सेट आया है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, एम्प्टी सेट होंगे, इक्वल सेट होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स होंगे या डिस्जॉइंट सेट होंगे। यानी देखो यहाँ पे मैंने जब ए और बी में कुछ था तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, आंसर आया था, ठीक है। यानी जब इसका आंसर नल सेट आया नहीं, मतलब खाली सेट आया, इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी जो होंगे वो एम्प्टी सेट होंगे, यानी इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस तब जाकर हमारे पास नल सेट आएगा, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अब है 12। अच्छा 12 यहाँ पे क्या है, 12 यहाँ पे एक चीज़ समझो, उसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ये मतलब होता है u माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब माइनस क्या मतलब क्या होता है, हमने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, अब माइनस आ गया, इसको हम ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। यूनियन क्या है, दो सेट में जो एक जैसा है उसको लिखते हैं, इंटरसेक्शन दोनों जो सेट में जो एक जैसा उसको लिखते हैं। माइनस क्या होता है, यानी कोई सेट हो, ए कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है। यू क्या होता है, यू कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट कौन सा, जिसमें सारे नंबर आते हैं, यानी अगर ए में 1 2 3 4 है तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 चलता रहेगा, जैसे यानी 1 2 3 4 5, ये मतलब चलता रहेगा, बहुत बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल। यानी ए बी सी जितने भी अगर सेट आपके पास आएंगे ना, सारे सेट इसके अंदर आएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट सबका बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, माइनस u माइनस ए, मतलब u से माइनस ए करो, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 तीन नुक्ते लगाते हैं, ठीक है। माइनस ए कितना है, 1 2 3, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब दोनों जो एक जैसे हो ना वो काट दो, इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 2 3 4 में निकाल दूँगा, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया ये भी, तो क्या बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आंसर आया, यानी यहाँ से सारा ए वाला ख़त्म हो गया और 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। यानी इससे ना अब ए कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए ख़त्म हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा और ऐसा आंसर आएगा ना, उससे सारे ए वाले एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ यूनिवर्सल सेट के जो आगे एलिमेंट्स होंगे बाकी वो रह जाएंगे, जैसे 5 6 7, ठीक है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है पहले, अच्छा ऐसे सवाल को हम हमेशा कैसे करते हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है भाई वो ऐसा आंसर आएगा जिसका अंदर क्या होगा, ए नहीं होगा, यानी ए सेट नहीं होगा। ए सेट यहाँ पे हमने देख दिया ख़त्म हो गया, क्योंकि वो इसमें माइनस हो गया, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब कह रहे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करो, और अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करूँ, ये मतलब ए को क्या था 1 2 3 4 और यूनियन करूँ यानी 5 6 7, ये चलता जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा सेट है ना कॉम्प्लीमेंट वाला, ठीक है, यूनियन। तो अब देखो, अब इन दोनों में क्या होगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ए यूनियन ए, यानी इसका पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और चलता जाएगा, ठीक है, मतलब जितना उसे सेट दिया है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, यूनियन यानी यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। सही है, समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
यू यहाँ पे यू का मतलब होता है दोनों को एक साथ लिखना। इस यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट कैसा आ गया, पहले ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये था कि भाई उससे ए वाले सारे एलिमेंट माइनस हो गए तो सारा ऐसा कुछ यानी ए कॉम्प्लीमेंट आ गया 5 6 7, ठीक है। अब मैंने इसका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यानी जो बच गए थे, ठीक है। जब इसका मैंने ए यूनियन कर दिया, यानी ए भी इसके साथ मिला दिया, जाहिर सी बात है अब वो यूनिवर्सल बन गया। कैसे, उसमें 1 2 3 ए वाला भी आ गया और जो बाकी थे वो भी आ गए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यू। इस तरह से हमारे पास 13 है। द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं, ये हमारे पास ग्राफ होता है। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस बने होते हैं आमतौर पे, ठीक है। एक क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स वाली वैल्यूज़ दिखते हैं, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस है और ये वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई, यानी एक्स कितना है, वाई कितना, यानी ये कितना ऊपर पॉइंट है और ये कितना आगे है, कितना आगे है वो एक्स से हम मालूम करते हैं, ये कितना ऊपर है वो हम वाई से मालूम करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कितना ऊपर है ये वाई के ज़रिए मालूम करते हैं, क्योंकि वाई ऊपर की तरफ है और एक्स आगे की तरफ है, यानी कितना ये आगे पॉइंट बना हुआ है, हम उसको एक्स लिखते हैं। और हमेशा एक्स पे लिखते हैं और वाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। कह रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस के दरमियान में एंगल क्या होता है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है ना, हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, वो हमेशा 90 होता है, ठीक है। यानी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, यानी 90 कितना होगा 180, 180 270 और 360 डिग्री होता है। यानी अगर यहाँ से शुरू हो जाए यहाँ पे आ जाए तो 360 एंगल मिल जाए। हमारे पास का आंसर क्या है, 90। इन दोनों के आपस में कितना एंगल होता है, 90, ठीक है। ये हमारे पास होता है। इसका याद रखो, हमेशा पहले ऐसा आता है फिर वाई आता है, हम कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू किसने आपको 2 दी है और वाई की वैल्यू 4, तो कैसे लिखोगे 2,4, ये सही है, ठीक है। 4,2 नहीं लिखना, ये गलत है, ठीक है। पहले वाला एक्स होता है हमेशा वाई। कह रहे द सोल्यूशन सेट ऑफ द लाइन एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वाई इक्वल्स टू 2, एक लाइन इसकी एक्स इक्वल्स टू 1 है और वाई इक्वल्स टू 2 इज़, जाहिर सी बात अभी मैंने आपको समझाया, पहले एक्स वाली वैल्यू लिखते हैं फिर वाई, जो सबसे पहला हमारा आंसर है वही आएगा, यानी 1,2, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा इज़ कॉल्ड इट्स मोड। कैसे, मोड उसको कहते हैं, मोड का मतलब क्या होता है कि भाई डेटा है, यानी डेटा मतलब कोई भी मतलब वैल्यूज़ हैं, कोई भी है, जैसे 2 4 6 2 9 10 2 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, अब क्या आपसे यार इसका मोड क्या है, तो मोड कैसे मालूम करोगे भाई, देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं या बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देखूँ जैसे ये 2 2 2 आ रहा है, तो इसका मोड क्या है, 2 है, ठीक है, इससे पता चलता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कसरत से जो ज़्यादा वैल्यू आती है किसी डेटा में, हम उसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है। मोड कहते हैं, सही है, ये हमारे पास सही आंसर है इसका।